Hello friends, today in this video we are going to discuss about chemical bonding, lecture number 02. In the previous lecture 1, we have discussed about chemical bond, what is chemical bond, cause of chemical bonding and Costello-Lewis approach, types of chemical bond, types of covalent bonding, difference between ionic compound and covalent compound. Now, in this class, we are going to discuss about factor on which the formation of ionic compound depend. Let's start. First factor, ionization energy or ionization potential. या उसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है ये जान लेते हैं फ्रेंड्स. ये होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम टू convert into gaseous cation. This is known as ionization energy. This is known as ionization energy. And the compound are the element which ionization energy is low. It means the energy required to remove an electron from its outermost shell to get it into the form of cation is very very low. It means it can easily lose an electron, so it must be a good cation also. First factor, ionization energy, and this must be less. It means you can say that ionization energy, if ionization energy is minimum, then the formation of ionic compound is probably good. Second, electron affinity. Electron affinity इसको हम लोग लिखते हैं del EGH. That is electron gain enthalpy. बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको. ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम और एन इलेक्ट्रॉन एन एटम और एन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन. जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना अच्छा केमिकल बॉन्डिंग होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए उसको फिर से उस बॉन्डिंग सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, यानी कि उसको फिर से इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतना एनर्जी चाहिए. तो जितना एनर्जी उतना एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा उतना अच्छा होगा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए. तीसरा फैक्टर है लैटिस इंथैल्पी. लैटिस एनर्जी बोलते हैं इसको हम लोग, इंथैल्पी बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी भी बोलते हैं. ये क्या होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड बनते हैं ना, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनता है, तो उस केस में, उस कंडीशन में, उस समय एनर्जी रिलीज होती है. और जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वही एनर्जी कहलाता है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी. एंड जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि उतना ही एनर्जी चाहिए फिर आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. एक और इसका डेफिनेशन है, और स्पेसिफाइड डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका डेफिनेशन है द अमाउंट of
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। सो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी मैक्सिमम होगा उतना ही बॉन्ड स्टेबल होगा, यानी कि लैटिस एंथैल्पी भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी, या हम लोग बोलते हैं इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जब मिनिमम होगा तब अच्छा बॉन्ड बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा तब भी अच्छा होगा, और जब लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी भी मैक्सिमम होगा तब भी उस केस में भी अच्छा होगा। तो एक मेथड है लैटिस एंथैल्पी को, नया टर्म है, क्लास 11 में नया पढ़ना है और नया टर्म है, इसको कैलकुलेट करना होता है। लैटिस एंथैल्पी जिस तरह हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सब सारे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, बॉन्ड एनर्जी, तो उसको बॉन्ड एनर्जी को ही लैटिस एंथैल्पी बोला जाता है। तो हमको लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल, मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिल के इस साइकिल को दिया जिससे कि हम आप और लोग हम लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। और इसमें थोड़ा एक हेस लॉ का भी एप्लीकेशन है। तो चलते हैं हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल के ऊपर चलते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों का रिएक्शन एलिमेंटल फॉर्म में होता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब गैसेस केटायन और गैसेस एनायन जब मिलते हैं तब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब मान लेते हैं एलिमेंटल फॉर्म में दोनों है तब रिएक्शन होगा, तो उस केस में भी बनेगा आपका कंपाउंड, तो NaCl बन गया। लेकिन इस केस में हीट निकलता है, दैट इज डिनोटेड एज डेल HF, इसको हम लोग लिखते हैं डेल HF लिखते हैं, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन उसको लिखते हैं, इसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम NaCl को डायरेक्ट करवा दें, इसी NaCl को हम लोग स्टेप वाइज में करते हैं। जैसे Na को हम लोग पहले गैस में बदलते हैं, तो इसके लिए हमको चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए एनर्जी, तो ये गैस में बन जाएगा। क्लोरीन तो गैस में है ही, तो ये रिएक्शन होता है हाफ, यहाँ पे होता है बैलेंस, ये रिएक्शन होता है Na। अभी इसको हमको गैसेस के टाइम में बदलना है सर फ्रेंड्स। वो क्या करना होगा कि Na को हम लोगों को Na+ में चेंज करना है, तो इसके लिए हमको आयनाइजेशन एनर्जी देना होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी दिया हम लोगों ने, आयनाइजेशन एनर्जी या IP बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया, ये Na+ हो गया, तो ये तो मिल गया। और हाफ Cl2 है, Cl2 को हमको Cl में बदलना है, और चूँकि हाफ में है तो बॉन्ड डिसोसिएशन करना है, उसका भी हाफ देना होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, तब ये Cl मिलेगा। अब इस Cl गैस में तो है ही, इसको तो हमको Cl- में बदलना है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस केस में रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो Cl-, और तब रिएक्शन होगा तो NaCl होगा, और उस केस में जो होगा ना, ये रिएक्शन होगा ना, तो उस केस में भी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे वो लैटिस एंथैल्पी। बॉन्ड जब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो हेस लॉ क्या कहता है कि डायरेक्ट प्रोसेस में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होता है, डायरेक्ट प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस के ऑल एनर्जी रिलीज के सम के बराबर होता है। यानी डायरेक्ट प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज हुई है वो है डेल्टा HF, तो जो डेल्टा HF होगा ना वो बराबर होगा आयनाइजेशन एनर्जी के सम के, यानी सब्लिमेशन एनर्जी के सम के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के सम के, और उसमें से माइनस किया जाएगा भाई, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है, ऐड नहीं हुआ होगा, इसमें माइनस किया जाएगा। और चूँकि आपको पता होना चाहिए माइनस नहीं करते हैं, इसमें प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी तो हमेशा माइनस में आती है, तो इसमें लैटिस एंथैल्पी जोड़ना होगा। फिर से आपको एक और चीज़ जोड़ना होगा इसमें, जो कि
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, एफिनिटी को जोड़ना होगा। तो यही बॉर्न हेवर साइकिल कहता है। ये बेस्ड है, ये जो है ना, ये बेस्ड है हेज लॉ पे। ये हेज लॉ कहता है, हेज लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्ट प्रोसेस में जो हीट रिलीज हुई है, ये हीट, यही हीट जो है ना, ये सारे एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो ये इस एनर्जी का सम, फिर सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सम, लैटिस एंथैल्पी का सम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम। तो ये आपका ये सारा वैल्यू दे देगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया जाएगा, सारे वैल्यू दे देंगे। लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने बॉर्न हेबर साइकिल जाना। अब हम लोग समझेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। पहले कॉसल लेविस का अप्रोच था, वो सही था, लेकिन अब आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनका अप्रोच गलत हुआ क्योंकि ऑक्टेट रूल फेल हुआ था। वो तो जानेंगे बाद में, अभी तो हम लोग सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जो बॉन्डिंग होती है ना, जो बॉन्डिंग होता है वो ओवरलैपिंग होता है, और वो भी ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल के होना होता है, और जिसका एनर्जी सिमिलर होता है, यानी कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड का जो होता है ना, वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है, ऑफ ऑर्बिटल से ये बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये किस किस के साथ हो सकता है, जिसका जो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो हो ना हाफ फील्ड होना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग गलती है, हाफ फील्ड होना चाहिए, और दूसरा आपका ये जो होगा इसका एनर्जी सिमिलर होना चाहिए, दोनों ऑर्बिटल का सिमिलर एनर्जी होना चाहिए। सेम नहीं कर सकते हैं, जैसे एस और पी में हो सकता है, सिमिलर एनर्जी होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकता है, एक जो ना ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे, और एक होता है एक ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो यानी कि हम लोग दिखलाते हैं, जैसे ये है आपका पी ऑर्बिटल के ले लेते हैं, तो ये है पी, और ये ऐसे भी ओवरलैपिंग हो सकता है, और एक पी ऐसे है और एक पी ऐसे आ गया, तो ये ओवरलैपिंग हो गया ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, या हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन, और इसको बोलते हैं एक्सियल या साइड ऑन ओवरलैपिंग। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है ना, तब उस समय बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये डेल्टा लेटर ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक लेटर इससे हम लोग डिनोट करते हैं। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग, जब ट्रांसलेटरिव ओवरलैपिंग जो होगा ना, जब होगा ना, तो उस केस में बनेगा आपका पाई बॉन्ड बनेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे ये दो तरह का होता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो क्वेश्चंस भी आते हैं क्लास में, आईआईटी में भी आता है क्वेश्चंस, कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कोवैलेंट कंपाउंड में। तो जब भी कहीं पे जब भी सिंगल बॉन्ड जो बनता है ना, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, और जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेथनोइक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़े नहीं, बस क्लास 10th में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड वो है ये, अच्छा। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है आपका। और इसमें नहीं 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक सिग्मा है, 7 सिग्मा बॉन्ड, और ये जो ना ये डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक पाई बॉन्ड। 1 है आपका इसमें पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड सिग्मा और पाई कब होगा, जब सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्डिंग होता है तब सिग्मा बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके इसमें जब पहला बॉन्ड जो होता है ना, वो हमेशा सिग्मा ही होता है सब केस में,
और उसके बाद होता है पाई बॉन्ड होगा आपका। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस IIT JEE नीट में भी आ सकते हैं, टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड नंबर साइकिल है उसके भी कैलकुलेशन के लिए आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपको कैसे हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, क्या कोई पैरामैग्नेटिक है, कोई डायमैग्नेटिक है, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपको पढ़ना होगा मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 जो होगा उसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानेंगे और उसका नेचर जानेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।